नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का विषय भारत फ्रांस नई साझेदारियां, उनके निहितार्थ। हमारा प्रारूप क्या होगा डिस्कशन का? पहले हम उस खबर पर नज़र डालेंगे। खबर क्या है, नई साझेदारी कैसे बन रही है, कोई नया अग्रीमेंट है, हम उसकी बात करेंगे। फिर हम उस समझौते की, अग्रीमेंट की मुख्य विशेषताएं जानेंगे। फिर हम एक थोड़ा सा इतिहास जानेंगे, हालिया इतिहास 1990 के दशक के बाद का भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों का। उसके बाद हम वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की चर्चा करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस संबंध जो हैं वो स्पेशल रूप, स्पेशल सिग्निफिकेंस अख्तियार कर लेते हैं, स्पेशल महत्व अख्तियार कर लेते हैं। फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और आपके सामने एक प्रश्न होगा उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए। तो खबर क्या आई कि भारत और फ्रांस ने एक रोड मैप अग्रीमेंट पर साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य जोर किस पर है? ब्लू इकोनॉमी पर, ओशियन गवर्नेंस पर। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, ओशियन गवर्नेंस पर जोर क्यों है, हम इस पर चर्चा आगे करेंगे। लेकिन खबर यही थी कि ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी ये वर्ड फेमस हुआ 2010 में। इसी नाम से किताब आई, कहा गया इस शताब्दी के महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द है ब्लू इकोनॉमी। मोटा मोटा अर्थ क्या है? समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्री रिसोर्सेस पर आधारित अर्थव्यवस्था, और जिसका दोहन बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, आने वाली पीढ़ियों के विकास को भी ध्यान में रखकर, केवल अपने विकास को ही ध्यान में नहीं रखना है। तो भारत और फ्रांस, इन्होंने तय किया है कि वो ब्लू इकोनॉमी पर कोलैबोरेट करेंगे, साथ आएंगे। इसके अलावा समुद्री व्यवस्था के रूल पर आधारित, कानून पर आधारित होने को लेकर भी दोनों देशों ने अपनी सहमति दर्शाई है। ये समझौता तब हुआ जब एस जयशंकर साहब, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, ये फ्रांस की यात्रा पे गए हुए हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने की बात की गई है। समुद्र का अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या? हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सीज। 1982 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए। कहा गया कि दुनिया के सभी देशों को कुछ मोटे मोटे कानूनों को मानना होगा समुद्री रास्तों को लेकर, समुद्री अर्थव्यवस्था को लेकर। तो आज के समय में कुछ देश, और केवल आज ही के समय में नहीं, बीच बीच में कई देशों ने ऐसा किया है, आज के समय में भी कुछ देश इसका उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन उनमें से एक उसका उदाहरण है, क्योंकि कई नियम कायदे होते हैं जिनको यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के तहत फॉलो किया जाता है। जैसे कि लोगों के जो देशों के जो शिप्स गुजर रहे हैं, उनके आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। आप कोई अमर्यादित या अनैतिक तरीके से किसी भी समुद्री रास्ते पर या समुद्र पर अपना दावा नहीं ठोकेंगे। चीन इनमें से कई मामलों पर मनमानी करता रहा है। तो ऐसे में जब बात की जा रही है समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून की, तो इशारा चीन की तरफ ही है। इस पर भारत और फ्रांस ने सहमति जताई है कि वो उसको मजबूत करने पर काम करेंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी तय किया है कि 2022 में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की मीटिंग होने वाली है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली की मीटिंग होने वाली है, ये वही सभा है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सभी बड़े निर्णय लेती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ही है जो तमाम रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट, और पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। उसमें भी इन दोनों देशों ने कहा है कि वो एक दूसरे का साथ देंगे, और साथ देकर क्या करने की कोशिश करेंगे? समुद्री प्लास्टिक कचरे और माइक्रो प्लास्टिक पर जो समझौते की बात चल रही है, रोक लगाने की बात चल रही है, इस पर एक दूसरे का साथ देंगे। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी जिसको हमने कहा कि क्या अर्थ हुआ, समुद्री अर्थव्यवस्था पर आधारित इकोनॉमी, और महासागरीय शासन प्रणाली यानी कि वो कानून आधारित हो, इस पर भी द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि दोनों ही देशों के लिए तटीय और समुद्री जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए क्योंकि भारत की बहुत बड़ी कोस्टलाइन है, और फ्रांस के लिए क्योंकि फ्रांस के भी इंडियन ओशियन में बहुत सारे आउटपोस्ट हैं, उदाहरण के तौर पर रियूनियन आइलैंड। तो इन दोनों ही देशों के लिए तटीय और समुद्री जैव विविधता महत्वपूर्ण है, और इसलिए इन मुद्दों पर ये दोनों देश एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। समझौते की और विशेषताएं क्या हैं कि ज्ञान और कार्य प्रणाली को साझा करेंगे, जलमार्गों के विकास में भारत को सहयोग देगा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस इस पे ऑलरेडी काम कर चुका है। वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, वीज़ा संबंधी
और नौवाहन सहायता, नदी सूचना प्रणाली जैसी तमाम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने पर कार्य होगा। इसके अलावा वैज्ञानिक ज्ञान और समुद्री संरक्षण में योगदान देना इस समझौते का मकसद है। इसके अलावा अपनी प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने हेतु समुद्री अर्थव्यवस्था और इसके संचालन पर वार्षिक द्विपक्षीय संवाद करने की भी योजना है, क्योंकि इन मुद्दों पर ये दोनों देश चीन पर दबाव बनाना चाहते हैं, अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहते हैं। इन दोनों देशों ने यह भी कहा है कि वो यूनाइटेड नेशंस का जो डेकेड ऑफ ओशियनिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है 2021 से 2030, उसको साझा सहयोग देंगे। इसका अर्थ केवल इतना है कि जब ब्लू इकोनॉमी की भी पहली बार बात आई थी तो कहा गया था कि ब्लू इकोनॉमी से सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल तरीका यानी कि जिसमें आप अपनी अभी की पीढ़ी का ही ध्यान नहीं रखते हैं, आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखते हैं, उस तरह के विकास की बहुत गुंजाइशें हैं। तो यूनाइटेड नेशंस इस दशक को उन गुंजाइशों के दशक के तौर पर मना रहा है। ये दोनों देश उसको सहयोग देंगे। अब आते हैं भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों के थोड़े से इतिहास पर। जब दुनिया कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा था तो भारत के अधिकतर यूरोपीय देशों के साथ बहुत मजबूत संबंध नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि यूरोपीय देश अमेरिकी धड़े में अक्सर पाए जाते थे और भारत किसी भी ऐसे देश के साथ खड़ा नहीं होना चाहता था जिसके किसी भी सुपर पावर से बहुत ही ज़्यादा मजबूत संबंध हो। भारत किसी धड़े का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। लेकिन एक बार जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो फ्रांस उन पहले देशों में से था जिनके साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। इसके बाद फ्रांस उन गिने चुने देशों में से था जब 1998 में भारत ने न्यूक्लियर विस्फोट किए तो दुनिया भर के देश भारत पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहे थे। लेकिन फ्रांस ने भारत के हितों को देखा, भारत को समझ की नज़र के साथ देखा। कहा यह भी जाता है कि भारत का समर्थन किया उस समय फ्रांस ने। तो ये हमारे सहयोग का इतिहास रहा है, भारत और फ्रांस के सहयोग का इतिहास। वर्तमान क्या है? वर्तमान में भारत और फ्रांस की तीनों सेनाओं का कोई ना कोई डिफेंस एक्सरसाइज होता है। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास शक्ति सैन्य है, यानी दोनों देशों की सेनाएं आपस में अभ्यास करती हैं। वरुण नौसेना अभ्यास है और गरुड़ वायुसेना अभ्यास है। तो शक्ति, वरुण और गरुड़ ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। भारत फ्रांस सैन्य साझा एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा राफेल लड़ाकू विमान हम जानते हैं जो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ है, वो भी भारत फ्रांस के सहयोग का एक उदाहरण है क्योंकि ये फ्रांस से ही आया है। इसके अलावा P-75 स्कॉर्पियन परियोजना, इसके साथ क्या ध्यान रखना है? बेसिकली ये भारत को सबमरीन पनडुब्बियों को देने की परियोजना थी। 6 पनडुब्बियां इसमें आनी हैं। तो ये भी भारत और फ्रांस के सहयोग की एक बानगी है। इसकी पहली पनडुब्बी जो थी INS कलवरी अक्टूबर 2017 में भारतीय नौसेना में कमीशन हो गई। इसके अलावा भारत और फ्रांस उन कुछ देशों में से है, कम से कम फ्रांस उन गिने चुने देशों में से है जिसके पास भारत के साथ ये समझौता है क्या कि इन दोनों देशों के सशस्त्र बल एक दूसरे को पारस्परिक रसद समर्थन या लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे सकते हैं। ये कोई आम बात नहीं है। देशों को बरसों बीत जाते हैं सामंजस्य के उस स्तर पर पहुंचने में जहां दोनों देशों की सेनाएं इस प्रकार से सामंजस्य कर सकती हैं कि वो एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर आपूर्ति भी कर सकें, जरूरी साजो सामान की मदद ले सकें, मदद दे सकें। तो भारत और फ्रांस के बीच मदद का स्तर ये है। जहां तक बात है द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों की, भारत और फ्रांस के बीच लगभग $1.61 बिलियन US डॉलर्स का व्यापार है। भारत निर्यात अधिक करता है, आयात थोड़ा कम करता है। इसके अलावा पिछले 2 सालों में जो भारत से रोजगार निवेश हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार निवेश इंग्लैंड में हुआ है, UK में हुआ है। चौथे नंबर पर फ्रांस है। अंतरिक्ष सहयोग एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें ध्यान रखना होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES जो है उसके कई साझा कार्यक्रम रहे हैं, जैसे सैटेलाइट मेघा ट्रॉपिक्स। तो मेघा वर्ड बादल का है, ट्रॉपिस्क्यू वर्ड फ्रेंच वर्ड है। ये दोनों ही वायुमंडलीय जो पारिस्थितिकी है उसकी जांच के लिए छोड़े गए साझा सैटेलाइट के नाम के शब्द हैं, मेघा ट्रॉपिक्स। तो इस सैटेलाइट का नाम आपको याद रखना है। दूसरी सैटेलाइट बहुत महत्वपूर्ण थी
सरल, इसमें सरल का फुल फॉर्म ही है सैटेलाइट फॉर आर्गोस एंड ऑल्टिका। ये नाम क्यों है ऐसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये भी क्लाइमेट पैटर्न की जांच के लिए और ओशियन की जमीन पर, समुद्र की जमीन पर जो उभार हैं उनकी जांच के लिए एक सैटेलाइट मिशन है। ये भी भारत और फ्रांस का साझा मिशन है। तो सरल मिशन को भी हमें ध्यान रखना है, ये दूसरा नाम है सरल सैटेलाइट, जिसको हमें याद रखना है। उसके बाद कुछ जानकारियां जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे भारत की जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है, जिसको इसरो ने काम के तौर पर डेवलप किया है, इसरो ने अपने एक हिस्से के तौर पर डेवलप किया है। और इसी प्रकार से फ्रांस की कंपनी एस्ट्रियम SKS, इनमें भी कुछ साझा मिशंस हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक और महत्वपूर्ण ये है कि एरियन स्पेस, इसका भी नाम कई बार आ जाता है। एरियन स्पेस क्या है? फ्रांस के स्पेस कार्यक्रमों से जुड़ी संस्था है। एरियन स्पेस भारत के कई भू स्थिर उपग्रहों को लॉन्च करने में सहयोग देती रही है। इसके बाद हम आते हैं कि एक और महत्वपूर्ण सहयोग जो भारत और फ्रांस के बीच रहा है वो ये है कि भारत और फ्रांस के बीच 2008 में असैन्य परमाणु समझौते पर ऐतिहासिक एक हस्ताक्षर हुए थे, ऐतिहासिक समझौता हुआ था। ये वही समय है जब भारत और अमेरिका के बीच भी असैन्य न्यूक्लियर समझौते को लेकर बात चल रही थी। तो ये शुरुआती देश थे जिनके साथ भारत असैन्य न्यूक्लियर समझौते पर बात कर रहा था। तो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य जिसमें भारत और फ्रांस के बीच बेहतर होते संबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो क्या है कि वर्तमान में एक तो यूक्रेन की चिंता जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है। यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस ने लाखों सैनिक तैनात किए हुए हैं। नेटो जो है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस है, बेसिकली अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज़ का अलायंस है, उसने भी अपने कई सैनिक आसपास के बॉर्डर पर भेज दिए हैं। दुनिया को लग रहा है कि एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। तो ये सब चिंता का विषय बना हुआ है। इस स्थिति में भी भारत और फ्रांस साथ आए हैं। हालांकि भारत की पोजीशन इस मामले में थोड़ी अलग है, क्योंकि फ्रांस अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों से अलग भारत रूस से भी बेहतर संबंध चाहता है, रूस से उसके बेहतर संबंध हैं भी। तो ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये वो स्थिति है जो कि आज के भारत फ्रांस संबंधों के बैकग्राउंड में है। इसके अलावा टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर फोकस है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत निवेश कर रहा है। तमाम तरह की योजनाएं हैं, गति शक्ति योजना है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। तो फ्रांस को भी यो दिख रहा है कि भारत में निवेश किया जा सकता है। भारत को भी ज़रूरत है कि वो देश जहाँ पे अवसंरचना बुनियादी ढांचे बहुत मजबूत हैं, उन देशों का सहयोग लिया जाए। आतंकवाद भारत और फ्रांस दोनों की ही बढ़ती समस्या है। दोनों ने ही आतंकवादी हमलों का दंश झेला है। ट्रेड वॉर की स्थिति जो रही है और जो शुरुआत जिसकी हुई जब चाइना और अमेरिका 2018-17 के समय से ही ट्रेड वॉर की स्थिति में उलझ गए, एक दूसरे के सामानों पर टैरिफ लगाने लगे। उसके बाद कोरोना के समय में ट्रेड वॉर तो नहीं, लेकिन दुनिया ने देखा कि अगर एक ही देश पर हम सप्लाई चेन के लिए आश्रित हैं तो इसके तमाम दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ये भी एक स्थिति है जिसमें भारत और फ्रांस साथ आए हैं। फिर तमाम भू राजनीतिक और रक्षा मुद्दे हैं जिसपे भारत और फ्रांस की स्थिति समान सेम है। क्या है वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी, साइबर सुरक्षा, ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर भारत और फ्रांस साथ आ सकते हैं। इसके अलावा जो दोनों देश हैं, हमने कहा कि इन दोनों देशों के पास बड़े समुद्री हिस्से हैं और ये दोनों ही देश कई एरियाज़ में, जैसे कि ब्लू इकॉनमी हुआ, मत्स्य पालन हुआ, वहाँ पर एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहते हैं। क्योंकि ये समुद्री हिस्सों में इन दोनों ही देशों के स्टेक्स हैं, हित जुड़े हैं, तो दोनों ही देश जानते हैं कि समुद्रों को ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने कितना नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा समुद्रों के अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसकी हमने चर्चा भी की, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, इस तरह के सभी कानूनों को लेकर भारत और फ्रांस समान समझ रखते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हिंद महासागर में भारत तो महत्वपूर्ण प्लेयर है ही, क्योंकि हिंद महासागर उसके बड़े हिस्से को भारत छूता है, लेकिन फ्रांस के भी इसमें इंपॉर्टेंट हित जुड़े हुए हैं। इसलिए भी क्योंकि फ्रांस के कई आउटपोस्ट हिंद महासागर में हैं, जैसे कि रियूनियन आइलैंड। इसके अलावा हम जानते हैं कि एक संस्था है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इस संस्था जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? मॉरिशस में है, जो कि हिंद महासागर से सभी लगे देशों के साझा हितों को बढ़ाने का कार्य करती है।
इस संस्था के 22 मेंबर हुआ करते थे। 2020 में फ्रांस इसका 23वां मेंबर बन गया। और हाल ही में पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंद महासागर के रीजन में, हिंद महासागर और पैसिफिक के रीजन में जिस प्रकार से चीन ने अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की है, तो इसके चलते भी ये माहौल बना है कि भारत और फ्रांस जैसे देशों को साथ आने की ज़रूरत है। तो हम क्या निष्कर्ष निकालें? एक निष्कर्ष तो ये है कि भारत और फ्रांस की जो रणनीतिक साझेदारी है वो यूरोपीय नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़रूरत केवल हमारी ही नहीं है। यूरोपीय नज़रिए से भी कई कारणों से यूरोप भारत के साथ बेहतर संबंध चाहता है, जो अमेरिका और भारत के संबंधों पर आश्रित ना हो, स्वतंत्र रूप से यूरोपीय देशों के संबंध हो। इसके अलावा यूरोप भी जानता है कि अगर चीन का यही बर्ताव रहा तो बेहतर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भारत एक विकल्प है कई मामलों में, उदाहरण के तौर पर ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में, लेबर सप्लाई करने के मामले में, तमाम दूसरे पहलुओं में। इसके अलावा दोनों ही जो यूरोपीय देश हैं और भारत हैं, इनके कई साझा मूल्य भी हैं, जैसे लोकतंत्र। तो इस चलते भी यूरोपीय दृष्टिकोण से भी भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। भारत तकनीकी सहयोग और निवेश हेतु एक दीर्घकालिक एवेन्यू भी के तौर पर भी उभरता है। इसके अलावा ब्लू इकॉनमी की बात हम कर चुके, जो महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है खाद्य सुरक्षा में और आजीविका सुरक्षा में, इसलिए भी भारत और फ्रांस का साथ आना मानीखेज है। और समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसकी हमने कई बार चर्चा की, क्योंकि इस पर भी दोनों ही देश एकमत हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो ध्यान रखने लायक है। हिंद महासागर में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो नए तमाम रणनीतिक मुद्दे उभरते रहते हैं, तमाम डिस्प्यूट्स होते हैं, लॉ ऑफ सी की बात होती है, उन सब मुद्दों पर भी इन देशों में एक सहमति बनना महत्वपूर्ण है। और फ्रांस जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने विदेशी क्षेत्रों के माध्यम से मौजूद है, क्योंकि फ्रांस तो अदरवाइज यूरोप में है, लेकिन उसके कई आउटपोस्ट क्योंकि इंडियन ओशियन में हैं, तो उसके जो इकोनॉमिक जोन है, एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन जो है, उसका 93% हिस्सा हिंद और प्रशांत महासागरों में ही स्थित है। तो EEZ क्या होते हैं? EEZ एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन वो हिस्सा है जहां पर जितने समुद्री हिस्से पर किसी भी देश का ये हक होता है कि वो वहां से आर्थिक गतिविधियां कर सके, लेकिन वो किसी भी दूसरे देश के गुजरने वाले वाहन को या उससे होने वाले व्यापार को गैर जरूरी तौर पर रोकेगा नहीं। मोटा मोटा अर्थ ये होता है। तो इन सब तमाम मुद्दों पर फ्रांस और भारत एकमत हैं। तो ये था हाल के समय में भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौते का निष्कर्ष। अब आपके लिए एक प्रश्न है उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए। प्रश्न है, बदलती भू राजनीतिक स्थिति के आलोक में भारत फ्रांस साझेदारी ने नए आयाम प्राप्त किए हैं, चर्चा कीजिए। इस प्रश्न पर आप उत्तर लेखन का अभ्यास करें। मिलते हैं कल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।